और अगली बार इसका रिजवान साइड में कर थोड़ा, कैमरे कम है, ये ज़्यादा है। आजकल यही मौज है जी, 7 लगी होगी, 7-8 दीजिए कहाँ पे कॉर्डलेस कुछ कॉर्डलेस आओ जल्दी लगाओ। आजा आजा आजा। एक्चुअल में हुआ क्या, ये सारा लेट ना आप लोग वहाँ गए हुए थे ना, हमारा 4 बजे का वहाँ फिक्स था, तो आपने लेट कर दिया। तो कहते यार मैंने कहा नहीं आपको आपका जो संदेश है वो करना चाहिए, आपको पहले हमारे तो काम इसमें तौर पे। अच्छा बात करते करते तो मैसेज सोनू भाई, सोनू करो यार स्टार्ट। आज हरियाणा प्रदेश का 2023-24 वित्त वर्ष का बजट है और इस बजट में एम्फेसिस खास तौर पर इस चीज़ पे दी गई जिससे सोशल वेलफेयर स्कीम्स और साथ में प्रदेश का चौमुखी विकास कैसे बेहतर बने। वित्त मंत्री के तौर पे माननीय मुख्यमंत्री ने का आभार भी प्रकट करता हूँ कि कई ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ जो सरकार ने पिछले साल इन्विजन किए थे उनको आज बजट में जगह मिली। हमारे 2 शहरों को एलिवेटेड रोड कॉरिडोर मिले जिसमें लगभग 725 करोड़ में हिसार और 250-250 के बीच की लागत से बल्लभगढ़ के अंदर एलिवेटेड रोड बनेगा जो वहाँ के ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुधारेगा और ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ वहाँ आम जन को जिंदगी भर इसका लाभ मिलेगा। उसके साथ पीछे मैं बहादुरगढ़ गया तब भी मैंने नोटिस किया कि वहाँ रेलवे लाइन से प्रतिवर्ष अनेक युवा बुजुर्ग अपने जीवन को खो देते हैं और जैसे हमने रेल एलिवेटेड कॉरिडोर पहला रोहतक में कंप्लीट किया, कुरुक्षेत्र में अब चल रहा है, उसको आगे ले जाते हुए HIRDC के साथ मिलकर हम कैथल और बहादुरगढ़ के अंदर अब एलिवेटेड कॉरिडोर रेलवे का भी बनाने का इस बजट में प्रावधान रखा है। मैं मानता हूँ कि भविष्य के अंदर हरियाणा को जो हमारे विकसित होने वाले शहर उनको एक नई दिशा देने का काम है। साथ में ड्रोन और एविएशन जो कि भविष्य है उसके लिए जो हमारा इन्विजन है उसको जो बढ़ावा मिला मैं उसके लिए भी वित्त मंत्री का आभारी हूँ कि नए पायलट्स टाइमली ट्रेन हो। उसके लिए हमें 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट सिंगल इंजन और 1 मल्टी इंजन का प्रावधान बजट में रखा गया और 50 ऐसे युवाओं को हम प्रशिक्षित 500 ऐसे युवाओं को हम प्रशिक्षित करेंगे जो फार्मिंग के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करें। मैंने पीछे भी एरो इंडिया में विजिट किया, वहाँ देखा कि अब ड्रोन से जो स्प्रेइंग होती है एग्रीकल्चर फील्ड में वो पॉसिबल है और मुझे लगता है कि ये एक नया एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, एक बदलाव होगा। फार्मर को टाइमली फर्टिलाइज़र स्प्रे करने को भी मिल जाएगी और नई टेक्नोलॉजी के साथ कम मेहनत में ज़्यादा उसका लाभ मिलेगा क्योंकि नेचुरल रेनफॉल की तरह ड्रोन्स के माध्यम से फार्मर्स अब अपने खेतों पे हॉर्टिकल्चर प्लांट्स पे ड्रोन स्प्रेइंग कर पाएंगे। इसके साथ हमारे जो एविएशन हब्स हैं, हमारी एयरफील्ड हैं, उसके अंदर भी FTOs को हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर और आगे बढ़ाने का काम करें। पिछले वर्ष 25 किलोमीटर हमने हर विधानसभा में रोड नेटवर्क को सुधारा जिसमें लगभग 2500 के आसपास किलोमीटर का सुधार हुआ। अब बजट के प्रावधान से अगले वर्ष हम 5000 किलोमीटर
सड़क का सुधारीकरण और 550 किलोमीटर सड़क का नवीकरण हम प्रदेश भर के अंदर करने का काम करेंगे। एक ऐसा इनिशिएटिव शुरू किया गया है जो शायद बजट की अनाउंसमेंट्स में तो आपको नहीं समझ आया, वो है वेंचर कैपिटल फंड 200 करोड़। आज नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं और नए नए स्टार्टअप्स के लिए युवाओं को फंड्स समय अनुसार नहीं मिलते और बैंकिंग सेक्टर भी हिचकिचाता है। तो प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि उस 200 करोड़ से महिला जो कोई अपना वेंचर शुरू करेंगी, SC/ST साथी कोई अपना वेंचर शुरू करेंगे, या युवा जिसके पास आज कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है मगर एक आउट ऑफ बॉक्स आइडिया है, वो अप्लाई कर पाएगा। और 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट हरियाणा सरकार कैपिटल के तौर पे उसके निवेश में करेगी, जिससे मुझे लगता है कि जो नए आइडियाज़ हैं जिनको हम आज देख रहे हैं, जैसे जोमेटो था, डिलीवरी सिस्टम को साथ लाने का, डिलीवरी थी, ये हरियाणा के जो बड़े बड़े उद्योग बन चुके हैं उस समय बहुत प्रयास के बाद इनको कैपिटल मिला। मगर ऐसे आइडियाज़ को अब हरियाणा सरकार और ईज पे लेकर आएगी। प्रदेश के अंदर हेल्थ व्यवस्था बेहतर हो। आज डॉक्टर्स को तो तैयार करने के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज मेडिकल कॉलेजेस की अनाउंसमेंट भी कर दी, निर्माण भी शुरू हो गया, 2 की कंप्लीशन भी इस साल के अंदर अंदर हो जाएगी। और नर्सिंग स्टाफ भी पैरेलली तैयार है। उसके लिए 11 नए नर्सिंग कॉलेजेस की जो आज घोषणा करी गई है, मुझे लगता है कि हम अपने मेडिकल कॉलेजेस की डिमांड तो पूरी करेंगे, हॉस्पिटल्स की तो पूरी करेंगे, मगर उन कॉलेजेस के माध्यम से जो इंडिया से विदेश में बच्चे नर्सिंग के लिए जाते हैं, खासतौर पर आज तक एक बहुत बड़ा रोल केरला का था, उसको भी हम हरियाणा की तरफ कैसे ला पाए, फॉरेक्स इनटेक में हरियाणा कैसे आगे बढ़ पाए, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कदम है। ESI की मदद से लास्ट ईयर जब भूपेंद्र यादव जी जब लेबर मिनिस्टर बने थे तो उसने मानेसर के अंदर एक नींव रखी थी 500 बेडेड हॉस्पिटल। हमने उस समय मांग करी थी कि प्रदेश में हम अलग अलग जगह ESI हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। फंड जो हमारे हिस्से का है वो सेंट्रल ESI सोसाइटी के अंदर आज भी 1800 करोड़ से ज़्यादा पड़ा है, उसको हम प्रदेश में यूज़ भी करना चाह रहे हैं और ESI का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश में बढ़ाना चाह रहे हैं। आज उसके लिए हमारी HSWP और HSIDC की मल्टीपल लोकेशन को चिन्हित कर हरियाणा प्रदेश में क्लिनिक्स और क्लिनिक्स के साथ साथ हॉस्पिटल बने, इसकी भी घोषणा करी गई है। मुझे लगता है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से ये एक बहुत बड़ा लाभ आने वाले समय में श्रम से जुड़े लोगों को बड़े शहरों में मिलेगा। साथ में एक घोषणा जो पहले सरकार ने इम्प्लीमेंट करी थी कि किसी लेबरर के बच्चे को स्कूल से दूर नहीं किया जाएगा, उसको शिक्षा हम देंगे। मगर हम देखते थे कि हम स्कूल्स में उनको ले जाते थे, उनको छोड़ के श्रम की ओर आने का प्रयास करते, तो इन्फोर्समेंट निरंतर हमें भी करनी पड़ती। आज हमने ये निर्णय लिया है कि उनकी 12वीं तक की पढ़ाई भी हम बोर्ड की मदद से करवाएंगे और 12वीं के बाद भी वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कोचिंग करते हैं, उसके लिए आज भी हम 5 लाख तक की मदद उन रजिस्टर्ड वेलफेयर बोर्ड के लेबरर्स को हम करते थे। तो मुझे लगता है एक फुल इनक्लोज्ड प्रोग्राम अब बन जाएगा जिसमें किसी भी हरियाणा में काम करने वाले श्रमिक के बच्चे को स्कूल से दूरी बनाकर रखने का काम नहीं है। साथ में प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री दिन प्रतिदिन आ रही है, उस इंडस्ट्री को ट्रेंड, इक्विप्ड, रेडी टू वर्क एम्प्लॉय कैसे मिले, उसके लिए जहाँ एक स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी तो सरकार ने बनाई है पलवल के अंदर, मगर जो हमारे ITIs हैं इनको आज अपग्रेड करने की जरूरत है। और इस बजट में अनुदान राशि भी खूब रखी गई है जिसमें नए तरह के कोर्सेज और ख़ास तौर पर एविएशन रिलेटेड कोर्सेज जो आने वाले समय की मांग, आज हम देखते हैं टाटा ने 250 प्लेन ऑर्डर करे। एक प्लेन में अगर हम रोटेशन देखें तो कम से कम 8 से 10 पायलट, उसके साथ उतने ही रोटेशन में कैबिन क्रू। ये तो छोटी डिमांड है, मगर ग्राउंड स्टाफ और ग्राउंड स्टाफ के साथ साथ टेक्निकल स्टाफ भी उनको मिले,
ये निवेश बहुत ज़रूरी था और मुझे लगता है अब हमारे ITIs भी ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज शुरू कर देंगे जिससे ग्राउंड फ्लोर और टेक्निकल स्टाफ समय अनुसार हमारी एविएशन इंडस्ट्री को मिल जाए। डाटा सेंटर्स, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट निरंतर इसको मॉनिटर कर रही है कि डाटा हमारे देश में स्टोरेज में रहे और उसके लिए प्रदेश सरकार 2 डाटा सेंटर्स गुड़गांव में, अम्बाड़ा में बनाएगी और हमारी डाटा सेंटर पॉलिसी के माध्यम से अलग अलग क्षेत्र के अंदर अब हम डाटा सेंटर्स को आने वाले समय में विकसित करेंगे। साथियों, बजट के अंदर किसान के खेत तक पानी समय पर कैसे पहुंचे और आज जो कच्चे खाल हैं कि पहले कमांड एरिया में ये रेगुलेशन थी कि 1 एकड़ेज में 14 मीटर हमारे खाड़ पड़ते हैं और इस बजट के अंदर उसके लिए एक ऐतिहासिक प्रावधान रखा गया कि अब 14 को बढ़ाकर 40 मीटर किया जाएगा, जिससे लास्ट जो उसके खेत का पॉइंट है उस तक हम अब पानी समय पर पहुंचा पाएंगे। और साथ में माइक्रो इरिगेशन में भी जो मी काटा है उसका जो इजाफा है वो मुझे लगता है हॉर्टिकल्चर के अंदर भी किसान को और ज़्यादा लाभ खेती के अंदर देने का काम। एजुकेशन के अंदर चाहे प्रदेश के स्कूलों को PM श्री योजना के अंदर बढ़ावा देने की बात है और उसके साथ साथ जो हमारे प्रदेश के स्कूल्स हैं उनको भी ड्यूल डेक स्कीम के साथ और विकसित किया जाए। प्रदेश सरकार ने डिजिटलाइजेशन का लाभ तो उठाया, टैब फ्री हमारे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को हमने बड़ी मात्रा में दी, मगर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपलिफ्ट आपके सामने हुआ, उस पर भी फोकस किया जाएगा। और भर्तियाँ पेंडिंग उसके लिए भी बहुत ऐतिहासिक अनाउंसमेंट करी थी कि इस वर्ष के अंदर 65,000 नई भर्तियाँ ग्रुप C, D की और HPSC के पास जो लंबित 7,500 पोस्ट है उनकी भी भर्ती सरकार तुरंत करवाने का काम। मैं मानता हूँ कि आज बजट में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो वंचित रहा। हमने पीछे भी फील्ड में जाकर भी देखा था कि जब PPP से बुढ़ापा पेंशन को लिंक हुई तो कई लोगों की पेंशन कटी, ये कहते हुए कि परिवार की आय 2 लाख से ज़्यादा है। बहुत बड़ी मात्रा के अंदर तो हमने उसको रेक्टिफाई कराया और आज वो 2 लाख की आय को भी 3 लाख बढ़ाने से एक बड़े नंबर को जो उस समय वंचित रह गए थे हम दोबारा जोड़ पाए। साथ में मैं धन्यवाद करूँगा कि जो चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा था वो धीरे धीरे बढ़ता तो रहा और देश में भी सबसे ज़्यादा 2500 रुपया प्रति पर्सन बुढ़ापा पेंशन हम सबसे ज़्यादा दे रहे थे। आज उसको भी बढ़ाकर 250 रुपये की वृद्धि में 2750 किया है। उससे भी हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ेगा। एक चीज़ और जो मुझे लगता है हर नागरिक को आने वाले भविष्य में खासतौर पर वो लोग जो 1,80,000 से नीचे की आय वाले उनको जो लाभ मिलेगा वो इस चीज़ का मिलेगा कि अब 6 साल तक का बच्चा 1 लाख रुपए में इंश्योर्ड है, 18 साल 2 लाख में, 5 लाख में फिर आपके 60 साल तक का और 60 से फिर क्योंकि उसको प्रधानमंत्री जो जीविका योजना है उसका लाभ मिलता है। उसके अंदर भी हमने 3 लाख रुपए का प्रावधान उन परिवारों के लिए है कि अनसर्टन किसी की डेथ हो जाए तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता हमारी सरकार समय अनुसार दिलवा रही है। पावर सेक्टर को इन्हांस करने के लिए जो नया थर्मल पावर प्लांट का आज घोषणा करी है तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से लास्ट ईयर हमने हरियाणा प्रदेश में 1 लाख से 10 लाख यूनिट मई के महीने में एक्स्ट्रा पर डे कंजम्पशन देखी, उस कंजम्पशन को भी हम टैप अप कर पाएंगे और साथ के साथ सोलर के माध्यम से भी जो हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर भी बढ़ावा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम देखने का काम करें। मैं ओवरऑल बजट की सराहना भी करूंगा, धन्यवाद भी करूंगा कि प्रदेश के अंदर जो हम सपना लेकर चले थे कि प्रत्येक व्यक्ति तक हमारी अलग अलग अनाउंसमेंट्स का लाभ मिले, इस साल के बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के तौर पर उन सब चीज़ों को
केटर करने का भी काम किया है, देखने का भी काम किया है। हाँ, एक ऐतिहासिक निर्णय किया गया है जो फायर सेफ्टी के लिए देश के अंदर अब तक इकलौता फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र के नागपुर में था। और कोई भी फायर ट्रेनिंग की अगर सर्टिफिकेशन चाहता था, अगर वो आने वाले भविष्य में फायर डिपार्टमेंट में भर्ती होना चाहता था, तो उसको नागपुर जाकर ट्रेनिंग लेके आनी पड़ी। अब जींद जिले के अंदर 250 करोड़ की लागत से एक बड़ा वैसा ही विशाल फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट हम प्रदेश में खोलेंगे, जिससे फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग हरियाणा प्रदेश के लोगों को तो सही मिलेगी और हरियाणा प्रदेश के साथ साथ देश भर के लोग भी नागपुर की बजाय हरियाणा की ओर अब देखेंगे कि हम ट्रेनिंग लेकर आए। और जो समस्या हमने देखी कि हाई राइजेज 14 फ्लोर से ऊंची बनी और प्रदेश में सिर्फ एक ही फायर टेंडर जो 14 मीटर हाइट से ऊपर पानी पहुंचा सकता था, वो अवेलेबल था। अब हमने इस साल के बजट के अंदर 3 ऐसे नए फायर टेंडर हम प्रोक्योर करेंगे जो गुड़गांव फरीदाबाद के हाई राइजेस की सेफ्टी के अंदर अपने यूटिलाइजेशन में साथ दे पाएंगे। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल जो हमारी पॉलिसी थी उसको हम और कैसे इनोवेटिव बनाएं। तो जैसे मेक इन चाइना का देश भर में दुनिया भर में एक विरोध बना हुआ है कोविड के बाद, तो खास तौर पर हमने इस साल के बजट में प्रोविज़न रखी है कि हम इंडस्ट्री को, बैटरी इंडस्ट्री को चाइना से ले आए। मारुति ने हमारे यहाँ पर बड़ा प्लांट लगाया, ई-कॉमर्स में हम वैसे आगे बढ़ते। मगर टॉय मार्केट ऐसी है जिसको आज तक हम केटर नहीं कर पाए एज अ कंट्री। मगर अब हम टॉय मैन्युफैक्चरिंग और चाइना से टॉय मैन्युफैक्चरिंग को कैसे इंडिया की और हरियाणा की ओर डाइवर्ट किया जाए, उसकी भी तुरंत हम पॉलिसी बनाकर इस बजट के जो प्रावधान है उसके अनुसार पब्लिश करेंगे, जिससे वो इंडस्ट्री भी यहाँ शिफ्ट होगी, हमारे यहाँ युवाओं को रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे और साथ के साथ जो फॉरेक्स है वो हमारे प्रदेश की ओर आने वाले भविष्य में ज़्यादा है। मुख्य तौर पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैं भी अभी आप लोगों से शेयर ना कर पाया हूँ, क्योंकि बजट स्पीच के अंदर मुख्य बिंदु हम छूने का काम किया। मगर मैं मानता हूँ कि पूरा बजट हरियाणा प्रदेश की ओवरऑल डेवलपमेंट को एक नई दिशा रूपरेखा देगा। चाहे वो गांव में जिम लगाने की बात हो, ई लाइब्रेरी बनाने की बात हो, नई व्यायामशाला खोलने की बात हो, चाहे आयुष के माध्यम से जो एग्जिस्टिंग व्यायामशाला है उनको योग सेंटर, वेलनेस सेंटर के तौर पर डेवलप करने की बात हो, उसको भी हम आने वाले समय में प्रदेश के अंदर विकसित होकर देखते हैं। ये जो बुढ़ापा पेंशन की इंतजार के लोगों को 5100 रुपये करेंगे, वो अभी 2750 हो गया, तो क्या उम्मीद है कि 5100 रुपये हो जाएगी? तो कोविड क्राइसिस के बाद भी हमने 1 साल उसको नहीं बढ़ता हुआ देखा, इस बार बढ़ा है। बढ़ने के बाद भी हमने फैमिली इनकम को भी 1 लाख रुपया बढ़ाया। और ये चीज़ मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बढ़ाना हमारा टारगेट है और उसको 3 साल के अंदर, 3.5 साल के अंदर हमने 750 रुपये बढ़ाया। आज भी हमारे मुकाबले में सबसे ज़्यादा कोई बुढ़ापा पेंशन देता है तो 1500 रुपये दिल्ली देती है। उस कंपैरिजन में तो हम उनसे भी 1250 रुपये आ गए, मगर आने वाले समय में बिल्कुल इसको और भी बढ़वाने का काम करें। डिप्टी सिंह साहब, आप बजट की तारीफ करें, बजट में तमाम जो प्रावधान किए उनका जिक्र करें, लेकिन नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बजट सत्र के बाद, आज की कार्रवाई के बाद कह रहे थे कि निराशाजनक बजट है, कर्ज बढ़ता जा रहा है और जो सरकार डेवलपमेंट की बात कर रही है वो डेवलपमेंट करेगी कैसे जब 37,000 करोड़ से ज़्यादा तो इस साल का ब्याज में चला जाएगा। तो ये कर्जे के ऊपर सर निशाना साध रहे हैं। लेकिन सर इसके साथ ही हुड्डा साहब कल जब तीसरे दिन की कार्रवाई थी उसमें एक डॉक्यूमेंट था उनके पास जिसमें वो कर्ज का आरोप लगा रहे थे, वो देना भी नहीं चाहते। तो आप मानते हैं कि जो कर्जे का आरोप लगा रहे हैं उसमें बहस भी नहीं करना चाहता? कि नेता प्रतिपक्ष विधानसभा का और लोकसभा का हो, ये तो एक नेचुरल जेस्चर होता है कि हर चीज़ को क्रिटिसाइज करो। इतनी इनोवेशन, अलग अलग
तरीके से जो हमारी सरकार ने इस बजट में डाली उसका नतीजा है पिछले 2 वर्षों में 33,000 करोड़ का कोविड के बाद भी हमारे प्रदेश में निवेश है, जो आज तक के इतिहास का हरियाणा का सबसे ज़्यादा है। और वो इस चीज़ को मानते भी। मारुति पे लठ चलाने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि मारुति का स्वागत कर कर हम खरगोदा में लेकर आए, जिस खरगोदा में वो एक प्लांट भी अपने शासन में नहीं लगा। आज बजट के अंदर मैं तो उनसे पूछ लेता हूँ, क्रिटिसाइज करने के लिए बिंदु तो बताए। आज हमने सैनिकों के लिए कर दिखाया है, बुजुर्गों युवाओं के लिए कर दिखाया है, महिलाओं के लिए कर दिखाया है। ऐसा वो वर्ग तो बताए जो इस बजट में वंचित रहा। और जहाँ वो बात कर रहे कि पुराने कागज नहीं दे रहे थे, छुपा रहे हैं पुराने आंकड़े, उनकी गवर्नमेंट के अंदर प्राइमरी फोकस एक चीज़ का था 10 साल में कि कॉलोनियाँ काट दो, कॉलोनियाँ बना दो, लाइसेंसेस दे दो। हमारी सरकार का विजन है ओवरऑल डेवलपमेंट का, प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाया जाए उस विजन का, और एक जनरेशन नहीं हमारी अगली 3 पीढ़ियां भी उस उन्नति का हिस्सा बनती रहे, उस सोच के साथ आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि हम 3.5 साल में भी अचीव कर पाए और इस बजट के बाद उसको और ज़्यादा गति दें। हुसैन जी SYL को लेकर भी सवाल उठाए हैं उन्होंने। क्योंकि SYL आज भी, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी, उसमें केंद्र सरकार ने 2 बैठकें कर अपने लेवल पर, एक लेवल पर दोनों मुख्यमंत्रियों ने बैठक की, तो प्रयास किया जा रहा है। और अगर नहीं होता तो लास्ट रिजॉल्व तो यही है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ओर हम मूव करें। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि केंद्र जल शक्ति मंत्री जल्द इसके ऊपर फाइनल बैठक कर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देंगे। सर, आज जब नई विधानसभा के लिए एक्सटेंशन यानी भवन का जो एक्सटेंशन करने उसके लिए जब 50 करोड़ का प्रावधान किया गया, तो उसके ऊपर भी विपक्ष के नेता कह रहे थे कि हमें अपना चंडीगढ़ पे दावा नहीं छोड़ना चाहिए, जबकि वो एक्सटेंशन की बात हो रही है नए भवन। पहले तो विपक्ष को ये समझना पड़ेगा कि जो एक्सटेंशन है वो कोई पंचकुला में, मोहाली में, अम्बाड़ा में नहीं हो रही, चंडीगढ़ के अंदर ही हमने लैंड देखी। और खरीदनी लैंड है या लीज पे हम वो लैंड लेके अपना भवन निर्माण बनाएंगे, उसके लिए ओपनिंग बैलेंस 50 करोड़ का रखा है। और जिस दिन हमें वो लैंड एलोकेट होगी, भवन निर्माण के लिए जो भी कॉस्ट आएगा उसको, तो जैसे आज दिल्ली के अंदर सारा सेंट्रल सेक्रेटरीट विकसित किया जा रहा है, उस गति के हिसाब से हम टारगेट लेकर विकसित करेंगे कि विधानसभा के अंदर जल्द से जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके कार्रवाई शुरू। एक कल MLA जो हैं वो अधिकतर सड़कों की हल की बात कर रहे हैं, सत्ता पक्ष की विरोधी पक्ष की, क्या इशू है सड़कों की, कोई हल क्यों है? 25 करोड़ की रिकमेंडेशन MLA से जब मेरे पास आई है, हमने अप्रूव करके HEW पोर्टल पे आज भी 88 विधानसभा लगभग 1900 करोड़ के टेंडर अपलोडेड। टेंडर प्रक्रिया को शॉर्टलिस्ट कर दे। और दूसरी चीज़ मैं उनको भी बताना चाहूँगा, आपको भी, कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में वेदर इतना ठंडा होता है नॉर्थ का कि हम बिटुमिन, जिसको हम तारकोल कहते हैं, वो मेल्ट नहीं करा पाते। तो सड़कों का निर्माण जब भी शुरू होता है वो मार्च के महीने से होता है। तो टेंडर प्रक्रिया इस महीने के अंत तक या अगले महीने के मिड तक प्रत्येक विधानसभा की पूरी हो जाएगी और उसके बाद उसको हम आगे लेंगे। तो ये हमारे जून 30 जून सब बारिशों से पहले जो करंट 25 करोड़ की रिकमेंडेशन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। 1900 करोड़ के ये काम 25-30 जून से पहले हो जाएगा। बिल्कुल। एक सर, ये प्रायोरिटी की बात कर रहे थे कि फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी कारपेटिंग है, जिसका आपने कल विधानसभा में बताया, तो वो कह रहे थे कि ये प्रायोरिटी तो विधायक के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, कौन सी प्रायोरिटी उसको पसंद? मैं एक चीज़ आपको बोल सकता हूँ, जो सड़क को 5 साल हो गए और मुझे पता है वो अगले साल बद से बदहाल हो जाएगी और उसकी जगह जिसको 2 साल हुए उसको एक्सपैंड करने की कोई मांग करेगी, तो हमें तो प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की लेनी है। किसी को वो बेनिफिट कि मैंने चौड़ी करवा दी, मैंने मजबूत करवा दी। हाँ, जहाँ हैवी लोड बढ़ा है, जहाँ नेशनल हाईवेज का कंस्ट्रक्शन हुआ है, माइनिंग जोन है, वहाँ पर हमने परमिशन दी है। जैसे पटियाला से चीका, चीका से कैथल सड़क है,
उसकी डीएलपी कई होगी 6 महीने, कई होगी 9 महीने पेंडिंग की। एग्जामिशन दे के वो 32 करोड़ में पूरी की पूरी सड़क को हम विकसित कर रहे हैं, स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं, वाइडन भी कर रहे हैं। वो तो प्रोजेक्ट वाइज टेकअप किया जाता है। रिकमेंडेशन जरूर उनकी आई, उस रिकमेंडेशन में प्रायोरिटी किसने चूज करनी है, डिपार्टमेंट के ऊपर हमने चूज। सर, एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर जो बजट एलोकेट किया है, किस तरीके से देखते हैं कि 1% या 1.5% की बढ़ोतरी जो है वो बीते वर्ष के बजट से लेकर इस बजट में की गई है। हालांकि अगर हम शिक्षा मंत्री की बात करें तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि 180 ऐसी स्कूल्स की बिल्डिंग है जो जर्जर हालात में है। अब जिस तरीके से प्राथमिक की बात करें या फिर माध्यमिक, जो एक ब्लॉक के अंदर 2 स्कूल्स जो खोलने जाने हैं, अब स्कूलों के ऊपर खोलने में खर्च होगा। जो अर्लियर जो बिल्डिंग्स थी उनकी किस तरीके से हो पाएगी, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट काफ़ी एक ऐसी डिवीजन बन चुकी सरकार जिसको बहुत हाईली मॉनिटर करना है। स्कूल सरकारी लेवल पर बनाए जाते थे क्योंकि उस समय इस डिपार्टमेंट कह लीजिए, इस प्रोफेशन में कह लीजिए, बहुत कम प्राइवेट सेक्टर के लोग आते थे। मगर आज आप उठाकर देखो तो छोटे से छोटे कस्बे में तो 8-8, 9-9 स्कूल प्राइवेट लेवल पर खुले। गांव लेवल पर भी 1-1, 2-2 प्राइवेट स्कूल बढ़ने लगे। उनकी जगह अगर हम ज़्यादा फोकस उन एरियाज में करें जहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, नंबर ऑफ इनरोलमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल बढ़ रही है, और मुझे लगता है लास्ट ईयर एक बड़ा चंक एजुकेशन डिपार्टमेंट के बजट का टैब्स में गया। आज वो बड़ा चंक था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगा। डिलाइटेटेड कंडीशन है सर स्कूल्स की मौजूदा समय में। प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि 180 स्कूल्स की बिल्डिंग ऐसी है जो कभी भी रह सकती है। हम दूसरी ओर जो है नए स्कूल्स ओपन करने की बात कर रहे हैं, एक ही ब्लॉक के अंदर 2-2 स्कूल डेवलप दिन प्रतिदिन हो रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हर वर्ष केंद्र सरकार भी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए बजट प्रोविजन देती है, जो स्टेट बजट से अलग होता है। जैसे पंचायती राज में PRI जो SFC स्कीम का है, सेंट्रल फाइनेंस स्कीम का, वो अलग आता है, स्टेट फाइनेंस स्कीम का अलग आता है। तो CFC को स्टेट बजट में तो इंक्लूड कभी भी नहीं किया जाता। वैसे ही एजुकेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान से स्कूल्स को कैसे बढ़ाया जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज है 30 साल, 35 साल, 40 साल पुराना है, वो हर वर्ष उसको एनालाइज किया जाता है। स्टेट्स अपनी रिकमेंडेशन देती है, केंद्र उसके लिए फंड HRD मिनिस्ट्री हर वर्ष एलोकेट करती है। तो स्टेट हेड से इनोवेशन पे ज़्यादा लगाया जाए, ये सरकार है। दुष्यंत जी एक रादौर से विधायक है BL सैनी, वो कहते हैं कि मैंने सेशन में भी कई बार मुद्दा उठा लिया, मेरे क्षेत्र की सड़कें ना बनती है ना गलियाँ। राणा जी पिछले दुष्यंत जी से भी मिला, सरकार से भी दिसंबर के सेशन की वीडियो आपको मैं भिजवा दूंगा, जिसमें BL सैनी ने खुद हाउस में खड़े होकर कहा कि मेरे वहाँ 32 सड़कें सैंक्शन हुई। मैं धन्यवाद नहीं, अभी इसमें अब दिसंबर से जनवरी और फरवरी में तो कहीं भी तारकोल नहीं बिछ सकता। अभी बोल के हटाऊं क्योंकि वेदर इज नॉट इन फेवरेबल कंडीशन जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाली सड़क की बात करते हैं, उसके लिए हमने प्रोविजन ऑलरेडी बजट में रखा है। उसको पूरी को वाइडन भी करेंगे, स्ट्रेंथन भी। उसमें माइनिंग का बहुत ज़्यादा लोड है, और उसके लिए जो स्टेट माइनिंग फंड है उसका 10% पैसा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, वो भी हम डाइवर्ट करें। उसका आरोप है कि जानबूझ के सरकार दुष्यंत जी नहीं चलो ये तो विपक्ष का काम है, जब अच्छा काम उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो तो थैंक यू नहीं करते। अगर कोई चीज़ वेदर के समय के साथ होनी है तो उस पर क्रिटिसाइज सबसे पहले करते हैं, और वो हमारे लिए अच्छा है। हम उनसे सीखते हैं कि हमें और बेटर करके दिखाने, तो एफिशिएंसी और बढ़ाते हैं। सर बजट में आ जाएगी साल की हम लेंगे। सर 75% जॉब्स में रिजर्वेशन का जो बिल था, फिलहाल क्या स्टेटस है सर उसका? हमारे पड़ोस में माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, हेयरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी। हम तो वेट कर रहे हैं मई से कि उसमें जजमेंट आए, और स्टेट्स और सेंटर कैन नॉट बाउंड जुडिशरी टू प्रोनाउंस जजमेंट। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि आएगी। पॉजिटिव आए तो हम इम्प्लीमेंट करें, नेगेटिव आए तो एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट जिन्हें आदेश देकर वो स्टे हटाया था उसको हम टेकअप करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में स्टे वेकेशन में ये लिखा गया था कि आप कोरेसिव एक्शन नहीं ले सकते। आज हम इम्प्लीमेंटेशन की ओर जाए तो कल उसके ऊपर भी चैलेंज हो सकता है कि कोरेसिव एक्शन ले लिया। इसलिए वी आर जस्ट वेटिंग कि जो 2 जजों का बेंच था वो न्यायपीठ जल्दी से जल्दी उस पर चले। ठीक है।